पूरे पंजाब में या बिला मुबालगर मैं कहूँ तो पूरे पाकिस्तान में ये अनप्रेसिडेंटेड है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट एक किसी तालीमी अदारे में आएँ और अपने तजर्बात से उनको मुस्तफ़ीद करें। तो ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के लिए, और ख़ास तौर पे जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट के तलबा हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट एक तल्लक है जुडिशरी से, बार से, बेंच से। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहब को जाता है। और उसकी वजह है कि मिस्टर जस्टिस जवाद हसन वो एक एकेडमिशियन भी रहे हैं, वो एक उस्ताद भी रहे हैं। इसी तरह जस्टिस अहमद नईम साहब ये भी एक उस्ताद रहे हैं। तो इंसान के अंदर जो उस्ताद एक इल्म बांटने की जो एक ख्वाहिश होती है, जो तलब होती है कि मैं लोगों में इल्म तकसीम करूं, वो किसी भी मर्तबे पे पहुंच जाए, वो जज भी बन जाए, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, तो वो चीज़ एक उसके अंदर रहती है। और इस चीज़ का हमें अल्लाह का शुक्र है कि इससे फ़ायदा उठाने का मौका मिला। अब मैं आऊँगा जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की शख्सियत के तारुफ पे। तो आज बेशक हम उन्हें जानते एक जस्टिस के तौर पे जानते हैं, लेकिन वो एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तजर्बा हासिल किया, और वो तजर्बा आज उनके एज ए जज जो वो इंसाफ लोगों में तकसीम कर रहे हैं, उसमें उनको बहुत मददगार साबित हो रहा है। तो जस्टिस साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ एक बतौर वकील किया, सहाफ़त में वकालत में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। फिर उसके बाद वो एडिशनल सेशन जज अपॉइंट हुए, वहाँ से वो तरक्की करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पे फायज रहे। फिर उन्होंने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के तौर पे भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। तो इस तरह उनके पास एक वकालत का तजर्बा, एक जज का तजर्बा, एक एज ए रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा, और उसके साथ साथ वो तालीमी इदारों में लॉ के तलबा को लेक्चर भी डिलीवर करते रहे। तो एक उस्ताद, एक वकील, एक जज, एक एडमिनिस्ट्रेटर, इन सारे शोबों का तजर्बा हासिल करने के बाद फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में एलिवेट हुए, और उन्होंने एज ए जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी। उसमें एक मैं उनका केस पढ़ रहा था जिसमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने एक जुवेनाइल को उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी डिफरेंट ऑफेंसेस के तहत। तो ऑनरेबल जस्टिस साहब ने उस केस को रिमांड किया फॉर रीट्रायल के एक जुवेनाइल का जो इंटरनेशनली एक चाइल्ड्स के राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हुए हैं। तो उन राइट्स की वायलेशन की वजह से सर ने उस केस को रिमांड किया कि इसका जुवेनाइल कोर्ट के तौर पे एज ए जुवेनाइल इसका रीट्रायल किया जाए। फिर इसी तरह एक मर्डर ट्रायल में एक्यूज्ड को उसके डिफेंस में एविडेंस पेश करने का मौका नहीं दिया गया। अगरचे आप जो कानून के तालिब इल्म है वो जानते हैं कि सेक्शन 342 के तहत ट्रायल में जो मुल्ज़म का बयान होता है उसमें उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अपने दिफा में कोई एविडेंस पेश करना चाहते हो, तो उसने वहाँ पे नो कह दिया। लेकिन अगरचे बाद में उसका मौक़िफ़ ये था कि ये गलत लिखा गया है, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन राइट टू फेयर ट्रायल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब इस राइट को देता है, और ये भी इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज्ड राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो उसको इंश्योर करने के लिए जस्टिस साहब ने उस केस को रिमांड किया और उस मुल्ज़म को हक दिया कि वो अपने दिफा में जो भी एविडेंस पेश करना चाहता है वो एविडेंस पेश करे। तो ये जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अदरवाइज जस्टिस साहब की बहुत सारी ऐसी पिटीशन हैं जहाँ पे इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया। और मैं ये पूरे तयक्कुन के साथ ये बात कहता हूँ कि सर आपकी खिदमत आने वाले बड़े लंबे अरसे तक याद भी रखी जाएंगी और सराही भी जाएंगी। सर बहुत शुक्रिया।